मैं हूँ आराधना और एक बार फिर से हूँ आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके अपना अगला वीडियो जो है फिर से डिस्लेशन पे। तो जैसे कि 2 टाइप्स में डिस्लेशन ये करा चुकी हूँ आपको। फर्स्ट वन वॉज सिंपल डिस्लेशन एंड सेकेंड वन वॉज फ्लैश डिस्लेशन। तो अब थर्ड वन टाइप इज़ देयर जो कि है रेक्टिफिकेशन या फिर फ्रैक्शनेशन। तो इस वीडियो में मैंने रेक्टिफिकेशन या फ्रैक्शनेशन होता क्या है ये और मटेरियल बैलेंस इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें और समझें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को बिल्कुल ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और क्या पता वो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जो कि आप पढ़ना चाह रहे हो, जिसके बारे में जानना चाह रहे हो, और कहीं वो वीडियो आपसे रह गई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नीचे जो बेल है उसको दबा दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन या फिर फ्रैक्शनेशन होता क्या है। तो बेसिकली ये एक मल्टी स्टेज काउंटर करंट डिस्टिलेशन ऑपरेशन है। मल्टी स्टेज यानी कि एक से ज़्यादा स्टेजेस, और काउंटर करंट यानी कि अगर वेपर एक डायरेक्शन से आ रही है तो लिक्विड उसकी काउंटर डायरेक्शन से आ रहा होगा कांटेक्ट करने के लिए। तो काउंटर करंट यानी कि काउंटर डायरेक्शन में अटैक करे कोई। तो अगर वेपर एक डायरेक्शन से आ रहा है तो लिक्विड दूसरी डायरेक्शन से आएगा। तो मल्टी स्टेज काउंटर करंट डिस्टिलेशन ऑपरेशन है। तो इसमें होता क्या है, फिगर में जैसे कि दिखाया गया है, फीड इज इंट्रोड्यूस्ड मोर और लेस सेंट्रली। फीड या तो सेंटर पे इंट्रोड्यूस होगी या फिर थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे इंट्रोड्यूस होता है। फीड से जो कॉलम है आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसे हम बोलते हैं, जिसमें फ्रैक्शनेशन हो रहा है, फीड के थ्रू ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। जो टॉप सेक्शन है उसे हम बोलते हैं एनरिचिंग सेक्शन या फिर रेक्टिफिकेशन सेक्शन, और जो फीड से नीचे का जो सेक्शन है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक है। आफ्टर दैट द फीड फ्लोज डाउन द कॉलम वेयर इट इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम इन द रिबॉयलर। जो फीड है वो कॉलम में नीचे फ्लो करती है और उसके बाद वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाती है रिबॉयलर में। ठीक है। अब रिबॉयलर में क्या होता है, पहले तो फीड नीचे फ्लो करती है तो सेक्शन आपको कौन सा हो गया होगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो सबसे पहले फीड इंट्रोड्यूस होके पहले कॉलम में नीचे फ्लो करती है और फिर रिबॉयलर पे बॉटम में जो है उसमें कलेक्ट हो जाती है। अब रीबॉयलर में क्या होता है, जैसे कि नाम है रीबॉयलर, तो उसमें वेपर जनरेट होती है। तो वेपर जनरेट होती है उसके लिए हीट सप्लाई की जाती है, यानी कि हीट इज सप्लाई टू द रीबॉयलर टू जनरेट वेपर। अब वो कैसे भी सोर्स से सप्लाई हो सकता है स्टीम यूज़ की गई हो, है ना, तो कोई भी सुटेबल फ्लूइड यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से जो वेपर बनी उस वेपर को फिर से नीचे बॉटम से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, मतलब कि रिसाइकिल किया जाता है। मतलब कि जो फीड है वो रिबॉयलर पे कलेक्ट हुआ, वहाँ पे हीट सप्लाई किया गया, वेपर बनी और वेपर फिर से नीचे से जो बॉटम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वहाँ से रिसाइकिल कर दी जाती है, यानी फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दी जाती है। और जो लिक्विड जो वहाँ से बना, यानी कि लिक्विड जो रिमूव किया गया रिबॉयलर से, वो बॉटम्स कहलाता है। तो रिबॉयलर में क्या होता है, जो लिक्विड ऊपर से आ रहा है वो वेपराइज उसे किया जाता है, उसके लिए हीट सप्लाई की जाती है, वेपर बनती है, उसको फिर से हम कॉलम के बॉटम से रीइंट्रोड्यूस करा देते हैं। और वो जो वेपर जिसकी बनती है वो होता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और पीछे रह जाता है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है जो कि बॉटम कहलाता है, बॉटम से निकाल लिया जाता है। अब वेपर ऊपर फ्लो करती है कॉलम में और टॉप से एग्जिट करती है। अब एग्जिट करती है तो पहले वो जाती है कंडेंसर में जहाँ उसे कूल किया जाता है। तो जैसे कि होता है कि कंडेंसर में फेस चेंज होता है, तो यानी कि वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है। अभी लिक्विड जहाँ स्टोर किया जाता है, जिस वेसल में स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है रिफ्लक्स ड्रम। क्यों रिफ्लक्स ड्रम कहलाता है, क्योंकि वो रिफ्लक्स ड्रम में जो कंडेंस लिक्विड होता है उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो कॉलम के टॉप में रिसाइकिल कर लिया जाता है, जिसे हम रिफ्लक्स बोलते हैं। रिसाइकिल क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो वेपर था और जो कंडेंसेट उसका लिक्विड बन गया, उसमें थोड़ा सा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी मिक्स होता है, मतलब वो इम्प्योर होता है। तो फॉर प्योरिटी वो उसका थोड़ा सा लिक्विड जो है उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है
जो लिक्विड फुली निकाल लिया जाता है, जो रिमूव कर लिया जाता है सिस्टम से, वो कहलाता है डिस्टिलेट या फिर टॉप प्रोडक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ मल्टी स्टेज ऑपरेशन, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेजेस होंगी, उसके लिए क्या किया गया है, ट्रेस प्रोवाइड की गई हैं इसमें। तो यानी कि जो लिक्विड है वो ऊपर से आता है और वेपर जो है वो ऊपर से जाती है, तो वो कांटेक्ट करती हैं, तो वो एक ट्रे पे कांटेक्ट किया तो वो एक स्टेज हो गई, दूसरी ट्रे पे कांटेक्ट किया तो वो दूसरी स्टेज हो गई। तो इसी तरीके से खूब सारी स्टेजेस होती हैं। तो ये जो ट्रेज है जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा डिस्टिलेशन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वेपर और लिक्विड का कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्टिलेशन होगा उतना अच्छा फ्रैक्शनेशन होगा और उतना अच्छा मिक्सचर का सेपरेशन होगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर जाता है इन द वेपर फॉर्म और डिस्टिलेट एज अ डिस्टिलेट रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि वो कंडेंसर में जाता है। तो डिस्टिलेट इज रिच इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, वेयर इज जो रेजिड्यू है जो कि नीचे से बॉटम से निकल रहा है जो कि लिक्विड होता है, दैट इज रिच इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अब करते हैं मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे एनरिचिंग सेक्शन के लिए, यानी कि एनरिचिंग सेक्शन होता क्या है, फीड से ऊपर का जो कॉलम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दैट इज एनरिचिंग सेक्शन। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं एनवेलप 3 की। तो टोटल मटेरियल बैलेंस जो कि होता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि फिगर में कि इनपुट है वेपर जिसका मास है Gn+1, आउटपुट है लिक्विड जिसका मास है Ln और डिस्टिलेट जिसका मास है D। तो यानी कि टोटल मटेरियल बैलेंस हो जाएगा Gn+1 इज इक्वल टू Ln+D। अब अगर हम कंपोनेंट बैलेंस की बात करें फॉर ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो क्या होगा, जो मास है उसमें मास फ्रैक्शन जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा Gn+1 इंटू Yn+1 इज इक्वल टू Ln(xn) प्लस D इंटू Zt। अब अगर हम एंथैल्पी बैलेंस की बात करें तो जैसे हमने कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस किया ए के लिए, वैसे ही हम कंपोनेंट एंथैल्पी बैलेंस कर लेंगे ए के लिए। डिफरेंस बस इतना होगा कि यहाँ राइट हैंड साइड यानी कि आउटपुट में QC और ऐड हो जाएगा। QC क्या है, जब कंडेंसर में हम वेपर कंडेंस होगी वेपर टू लिक्विड तो कुछ एनर्जी रिमूव होगी कंडेंसर में, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो एंथैल्पी बैलेंस क्या होगा, Gn+1 इंटू Hgn+1। तो ये जो Hgn+1 है या HLN है या HD है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी फॉर वेपर, फ्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी फॉर लिक्विड एंड फ्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी इन डिस्टिलेट। तो आपका बैलेंस क्या होगा, Gn+1 इंटू Hgn+1 इज इक्वल टू Ln इंटू HLN प्लस QC प्लस DHD। अब अगर हम मान लें Q' कोई क्वांटिटी है, दैट इज QC प्लस DHD अपॉन D, यानी कि हीट रिमूव इन द कंडेंसर प्लस परमानेंटली रिमूव डिस्टिलेट डिवाइडेड बाय डिस्टिलेट यानी कि D, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, या जो QC प्लस DHD जो एक क्वांटिटी आ रही है वो यहाँ से आ जाएगी D इंटू Q', उसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 4 आ जाएगी, जो कि है कंपोनेंट एंथैल्पी बैलेंस फॉर एनरिचिंग सेक्शन। ये जो इक्वेशन 2 है, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे Gn+1 से, तो जो इक्वेशन आएगी वो होगी ऑपरेटिंग लाइन फॉर एनरिचिंग सेक्शन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, अगर यहाँ से हम D को रिमूव कर दें, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू Gn+1 माइनस Ln। तो अगर ये हम पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम अलग अलग दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं Ln अपॉन Gn+1। Ln अपॉन Gn+1 जो है वो कहलाता है इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो। अब इसे इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेज में दो स्ट्रीम्स जो इन और आउट हो रही हैं उनका रेशियो है, और रिफ्लक्स रेशियो जो है वो भी यही होता है कि एक ही स्टेज कंडेंसर से एक रिफ्लक्स निकल रहा है, एक डिस्टिलेट निकल रहा है, तो वो रिफ्लक्स रेशियो जो है वो एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। और ये क्योंकि इंटरनली स्टेज पे है, इसलिए जो Ln अपॉन Gn+1 जो है वो इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम D की वैल्यू हटा दें, कहाँ से, क्वेश्चन 1 से, यानी कि
Gn+1 माइनस ln। तो इक्वेशन नंबर जो 5 और 6 जो आ रही है निकल के, उसमें जो क्वांटिटी आ रही है ln/Gn+1 दैट इज इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी कॉम्पोनेंट मटेरियल बैलेंस जो है ए के लिए, उसमें अगर हम Gn+1 से डिवाइड कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर एनरिचिंग सेक्शन। पर अब हम क्या करते हैं इसमें, ये जो D/Gn+1 और ln/Gn+1 जो दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वेश्चन 1 थी यानी कि Gn+1 = ln+d, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं D/Gn+1। कैसे, हमें पता है कि रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है ln/d। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 को हमने d से डिवाइड किया और फाइनली हमारी जो क्वेश्चन आ गई वो आ गई D/Gn+1 = 1/r-1। इसी तरीके से हम ln/Gn+1 भी कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से फिर से हमने हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने Gn+1 से डिवाइड कर दिया और वहाँ से ln/Gn+1 निकला 1 - D/Gn+1। तो अभी हमने D/Gn+1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी थोड़ी देर पहले 1/r-1। तो उसको जब हमने रखा तो आया ln/Gn+1 = r/r-1। और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने क्वेश्चन जो आ रही थी 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से जो ऑपरेटिंग लाइन क्वेश्चन जो निकल के आ रही थी उसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ को पुट किया यानी कि D/Gn+1 और ln/Gn+1। तो जो इक्वेशन निकल के आई दैट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर द एनरिचिंग सेक्शन। तो अब जो मटेरियल बैलेंस है वो कंडेंसर पे है। कंडेंसर यानी कि आप देख सकते हैं राइट में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 1 है ना। तो उस सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 1 की बात हो रही है, जो छोटा सा आपको कंडेंसर में दिख रहा है राइट साइड में ऊपर टॉप की तरफ, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसकी, टोटल मटेरियल बैलेंस की एनवेलप 1 में। तो एनवेलप 1 में क्या चीज़ इनपुट है और क्या चीज़ आउटपुट है। इनपुट है वेपर G1, आउटपुट है रिफ्लक्स L0 और डिस्टिलेट। तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, G1 = D + L0। और जैसे कि हम जानते हैं कि रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है L0/D है ना। सॉरी मैंने आपको अभी नहीं बताया, रिफ्लक्स रेशियो होता है जो रिफ्लक्स ड्रम से जो लिक्विड रिसाइकिल होता है उसका और जो डिस्टिलेट रिमूव होता है उसका, इन दोनों का रेशियो यानी कि रिफ्लक्स डिवाइडेड बाय डिस्टिलेट। तो यानी कि रिफ्लक्स रेशियो होता है L0/D। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि L0 जो है वो आ जाएगा D/R। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका टोटल मटेरियल बैलेंस। अब अगर हम कंपोनेंट मटेरियल की बात करें तो फिर वही जो आपका मास था उसमें किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मास फ्रैक्शन से। तो क्वेश्चन आ जाएगी कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस की G1 × Y1 = D × ZD + L0 × X0। अब अगर हम बात करें एंथैल्पी बैलेंस की एनवेलप 1 में, तो इनपुट क्या है G1, तो यानी कि G1 × H(G1) = आउटपुट L0 × HL0 + DHD। पर यहाँ पे क्या चीज़ और ऐड हो जाएगी, QC, क्योंकि QC जो है वो हीट रिमूव हो रही है कंडेंसर से। ठीक है, अब क्या किया है यहाँ पे कि इक्वेशन 1 से यहाँ पे जो आपका ये है G1 की जगह रख दिया है D/R+1 को रख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंथैल्पी बैलेंस। अब कंप्लीट एंथैल्पी बैलेंस इन्होंने किया है एनवेलप 2 पे, है ना। एनवेलप 2 क्या है आपका, एनवेलप 2 यानी कि होल कॉलम। तो वो क्या हुआ, QB। आप देख सकते हैं जो इनपुट है वो है QB, बाकी सब जो हीट है आप देख सकते हैं सबका एरो बाहर की तरफ है यानी कि वो सब आउटपुट है। तो इनपुट है QB क्या है, रिबॉयलर में जो हीट ऐड की जा रही है वेपर में चेंज करने के लिए लिक्विड को। तो QB = डिस्टिलेट में जो एंथैल्पी है यानी कि DHD प्लस बॉटम्स में जो है यानी कि WHW प्लस कंडेंसर में जो हीट रिमूव हो रही है QC प्लस QL क्या है, QL जो है वो हीट लॉस है, सम ऑफ ऑल द हीट लॉसेस। QL जो है वो हीट लॉस है टाइम के साथ साथ जो होता जाता है, यानी कि वो कंडेंसर का नहीं है, वो रिबॉयलर का नहीं है, वो टाइम के साथ साथ हीट लॉस होता है। माइनस फीड
की जो हीट है वो भी आपकी इनपुट है, तो यानी माइनस एफ इंटू एच एफ, यानी कि जो आपका कंप्लीट एंथैल्पी बैलेंस होगा वो होगा क्यू बी प्लस एफ इंटू एच एफ, क्योंकि ये दोनों इनपुट हैं, इज इक्वल टू डी इंटू एच टी प्लस डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस क्यू सी यानी कंडेंसर, और क्यू एल यानी कि सम ऑफ ऑल द हीट लॉसेज, यानी कि जो पूरा लॉस हो रहा है हीट लॉस जो टाइम के साथ साथ होता है, दैट इज क्यू एल। तो ये हो गया कंप्लीट एंथैल्पी बैलेंस फॉर एनवलप 2 यानी कि फॉर होल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो अब मटेरियल बैलेंस किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए यानी एनवलप 4 के लिए। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन क्या होता है, जो फीड के नीचे का सेक्शन होता है। अब यहाँ पे इनपुट क्या है LM, आउटपुट क्या है GM+1 और W। तो सीधे सीधे टोटल मटेरियल बैलेंस हो जाएगा LM इज इक्वल टू GM+1 प्लस W। अब अगर हम कॉम्पोनेंट मटेरियल बैलेंस की बात करें तो करस्पॉन्डिंग मास फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, यानी LM इंटू XM इज इक्वल टू GM+1 इंटू YM+1 प्लस W इंटू XW। अब अगर हम इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अगर हम इसको GM+1 से डिवाइड कर दें तो जो इक्वेशन आ रही है इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर द स्ट्रिपिंग सेक्शन। अब बात करते हैं एंथैल्पी बैलेंस के लिए। तो एंथैल्पी के लिए इनपुट क्या है LM और QB। QB क्या है, एनर्जी जो ऐड हो रही है, क्योंकि हीट सप्लाई की जा रही है बॉयलर को। तो इनपुट हो गया LM इंटू HLM प्लस QB, और आउटपुट तो GM+1 और W है, तो इज इक्वल टू GM+1 इंटू HGM+1 प्लस W इंटू HW। अब हमने एक क्वांटिटी ली है Q डबल डैश, दैट इज द नेट फ्लो ऑफ हीट आउटवर्ड एट द बॉटम, यानी कि बॉटम में आउटवर्ड कौन सी हीट हो रही है WHW, और उसको हमने उसमें हमने माइनस कर दिया QB, क्योंकि QB हीट जो है वो ऐड हो रही है, तो यानी कि WHW माइनस QB अपॉन W से हमने Q डबल डैश एक क्वांटिटी रखी है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 में WHW माइनस QB की, जो कि हो जाएगी क्या, W इंटू Q डबल डैश। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगी, ये क्वेश्चन क्या है, ये है एंथैल्पी बैलेंस फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन यानी कि एनवलप 4। तो अब फाइनली आ जाता है मटेरियल बैलेंस फॉर कंप्लीट फ्रैक्शनेटर यानी कि एनवलप 2। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, इनपुट क्या है फीड, आउटपुट क्या है डिस्टिलेट और बॉटम्स। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हो गया फिजिकल टू D प्लस W, इक्वेशन 1। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोनेंट मटेरियल बैलेंस फॉर ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, उसमें करस्पॉन्डिंग जो मास फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि F इंटू ZF इज इक्वल टू D इंटू ZD प्लस W इंटू XW। अब कॉम्पोनेंट एंथैल्पी बैलेंस जो है वो है FHF इज इक्वल टू DQ डैश प्लस WQ डबल डैश। अब ये Q डैश और Q डबल डैश क्या है, अभी तक तो QC और QB की बात कर रहे थे। तो अभी एनरिचिंग सेक्शन में और स्ट्रिपिंग सेक्शन में Q डबल डैश और Q डैश को डिस्कस किया गया है। स्ट्रिपिंग सेक्शन में था Q डबल डैश यानी कि नेट हीट फ्लो फॉर रीबॉयलर, और Q डैश यानी कि नेट हीट फ्लो फॉर कंडेंसर। तो Q डबल डैश की जो क्वांटिटी है वो आपको देखना पड़ेगा, अभी फिर से थोड़ा सा वीडियो बैक करना पड़ेगा, आपको फिर से देखना पड़ेगा स्ट्रिपिंग सेक्शन की कैलकुलेशन, और Q डैश के लिए आपको फिर से थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एनरिचिंग सेक्शन की कैलकुलेशन की Q डैश और Q डबल डैश क्या है। तो ये था फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैककेबे-थियल मेथड को, कि कैसे हम नंबर ऑफ़ ट्रेस कैलकुलेट करेंगे या नंबर ऑफ़ स्टेजेस कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा भी इसमें बचा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी या फिर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बताते हैं क्या होते हैं, एजियोट्रोप क्या होते हैं। इसके अलावा रिफ्लक्स रेशियो, आपका टोटल रिफ्लक्स रेशियो, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ये क्या होते हैं, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है। अभी बहुत कुछ बचा है डिस्टिलेशन में, तो अभी आगे आई थिंक 4 से 5 वीडियोस और बनेंगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते जाइए, और फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और मेरी वीडियो को आपको लाइक भी करना पड़ेगा, और मेरी वीडियो को आपको शेयर भी करना पड़ेगा। क्यों, ताकि मैं थोड़ा सा इनकरेज हूँ ना, थोड़ा इनकरेज हो जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा फील करूँ, फिर देखूँ कि इतने सारे लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मैं फिर और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, इसीलिए है ना। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।